कक्षा में आपका स्वागत है। मैं रेखा गोपाल त्रिपाठी, उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय कन्या बैरागढ़ भोपाल से हूँ। आज आपको कक्षा 11th विषय इतिहास अध्याय 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और क्योंकि हम यूरोप के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हमारा केंद्र बिंदु इटली रहेगा। इटली में क्या क्या परिवर्तन तो यूरोप में हुए, लेकिन इटली में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्यों हुए, इटली के कौन कौन से शहरों में क्या क्या चीज़ें बदलाव आया, तो इटली हमारा आज केंद्र बिंदु रहेगा। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति वहाँ विकसित हो रही थी। जो नगर के लोग थे स्वयं को गांव के लोगों से श्रेष्ठ समझते थे। वे ये सोचने लगे थे कि गांव के लोगों से भी अधिक सभ्य हैं, और खासकर फ्लोरेंस, वेनिस, रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी स्वायत्तता मिली हुई थी। मतलब नगर राज्य से कैसे डिफरेंट थी कि इन नगरों को, जो फ्लोरेंस, वेनिस और रोम है, इनको राजा से कुछ स्वायत्तता थी, स्वतंत्रताएं मिली हुई थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए। अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों की आश्रयदाता थे। इसी समय मुद्रण के आविष्कार से दूर दराज के इलाकों में छपी किताबें उपलब्ध होने लगी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धर्म चुन सकता था। एक और जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, क्या हुआ कि चर्च के जो पृथ्वी की केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध किया। तो आज हम इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर थोड़ी चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। ध्यान देना बच्चों। पहला है अपना इटली के नगर। इटली में नगरों का पुनरुत्थान। तो ये आपको मैं मैप दिखा रही हूँ। इस मैप में आपको रोम दिख रहा होगा बेटा, फ्लोरेंस दिख रहा है और वेनिस दिख रहा है। ये 3 महत्वपूर्ण नगर थे इटली के, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बदलाव आया इन नगरों में। तो इस नक्शे को जरा, ये आप जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं येलो से लेके, ये पूरा इटली का नक्शा है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि इटली है कहाँ। यूरोप का एक देश है इटली। यूरोप में बहुत सारे देश आते हैं, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, हाँ, जर्मनी, इटली। हाँ, तो इटली की बात हम जब कर रहे हैं तो इटली में नगरों का पुनरुत्थान। पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। जब राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हुआ तब वहाँ कोई एकीकृत सरकार नहीं थी इटली में। और रोम का जो पोप था वो अपने राज्य में सार्वभौम था। सार्वभौम मतलब वो रोम में पॉपुलर था, सब लोग वहाँ उसको खूब मानते थे, सम्मान देते थे। लेकिन पूरे यूरोप की राजनीति में उसका इतना महत्व नहीं था। उसकी कंडीशन पोप की इतनी मजबूत नहीं थी। अच्छा, अब पोप किसको कहते हैं? तो पोप ईसाइयों का धर्मगुरु कहलाता है। जैसे हमारे पुरोहित कहलाते हैं, इसी तरह ईसाइयों का धर्मगुरु है। अब पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में, पूर्वी यूरोप में बाइजेंटाइन साम्राज्य का शासन चल रहा था। इस समय पश्चिमी यूरोप में इस्लाम का प्रभाव बढ़ रहा था। देखो, पश्चिम में इस्लाम एक सांझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था, क्योंकि इटली एक कमजोर देश था और बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था। परंतु इन्हीं परिवर्तनों के कारण इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की। और दूसरी तरफ देखो, बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच, बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार बढ़ने से इटली की बंदरगाह पुनर्जीवित होने लगी। क्योंकि अब बचा, जब व्यापार बढ़ता है तो संपन्नता आती है, संपन्नता आती है तो एक नवजीवन मिलता है। तो इटली के बंदरगाहों को द्वारा से पुनर्जीवित होने लगे। ये कब की बात है? 12वीं शताब्दी।
जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया था। इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला, क्योंकि इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। अब वे अपने को एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंग के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि स्वतंत्र नगरों का एक समूह मानते थे। इटली के नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस, इन दो नगरों पे जरा फोकस करना बेटा। ये दोनों गणराज्य थे। गणराज्य का अर्थ होता है चुनी हुई सरकार, मतलब यहाँ का शासन वहीं के लोग एक संस्था बनाते थे और वही अपनी सारी क्रियाकलाप करते थे, अपनी शासन व्यवस्था को देखते थे। और भी कई अन्य नगर थे जो दरबारी नगर कहलाते थे, जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। वेनिस और जेनेवा ये जीवंत शहर थे। यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि से अलग थे वेनिस और जेनेवा, क्योंकि यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। मतलब कहने का ये कि वहाँ धर्माधिकारियों की नहीं चलती थी। नगर के जो महाजन लोग हैं और व्यापारी लोग हैं, ये ही सक्रिय रूप से भाग लेते थे। और धीरे धीरे वहाँ राष्ट्रीयता की, नागरिकता की भावना का उदय हुआ। इन नगरों में जेनेवा और वेनिस में नागरिकता की भावना बढ़ी। आगे चलकर वहाँ तानाशाही शासन भी आया, तब भी वहाँ के नागरिक अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे। अब अगला पैराग्राफ है अपना विश्वविद्यालय और मानवतावाद। तो यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए थे। पहला विश्वविद्यालय था पादुआ और दूसरा था बोलोनिया। पादुआ और बोलोनिया ये दो विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र थे, मतलब कानून की पढ़ाई यहाँ होती थी। इसका ही कारण था कि इन नगरों की में ये जो नगर थे दोनों, जहाँ ये दो विश्वविद्यालय पादुआ बोलोनिया विश्वविद्यालय के, यहाँ के नगरों में क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य संबंधी थी। मतलब ज्यादातर लोग व्यापारी थे, वाणिज्य व्यापार से इनका संबंध था, इसलिए इनको वकीलों और नोटरी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती थी, क्योंकि वकील और नोटरी जो होते हैं वो इन नियमों को लिखते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं और समझौते तैयार करते हैं। इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था। यही कारण था कि कानून का अध्ययन यहाँ प्रिय विषय बन गया। कानून का विषय प्रिय अध्ययन तो बना, लेकिन कानून के अध्ययन में ये बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। फ्रांचेस्को पेटार्क इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते थे। पेटार्क ने पुराकाल को एक विशिष्ट सभ्यता माना। फ्रांचेस्को पेटार्क ने पुराकाल को एक विशिष्ट सभ्यता माना, जिसे प्राचीन यूनानी और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। उनका कहना था कि प्राचीन लेखकों की रचनाओं का अध्ययन बहुत अच्छी तरह से किया जाए। इस शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ये था कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, कि जिसे हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते। इसी नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद नाम दिया। 15वीं शताब्दी के पहले की शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त किया जाता था जो व्याकरण पढ़ाते थे, अलंकार शास्त्र पढ़ाते थे, कविता, इतिहास या नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे। उन इतिहासकारों को मानवतावाद कहा जाता था। अब एक है लातिनी शब्द ह्यूमनिटाज, इससे ह्यूमनिटीज शब्द बना है।
कई शताब्दियों तक रोम के वकील और निबंधकार सिसरो ने इसे संस्कृति के अर्थ में लिया था। हालांकि ये विषय धार्मिक नहीं थे, ये कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता है। तो इन क्रांतिकारी विचारों ने विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया। उनमें एक नया विश्वविद्यालय था फ्लोरेंस, जो पेट्रार्क का गृह निवास भी था। अभी तक यहाँ व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में कोई तरक्की नहीं हुई थी, लेकिन 15वीं शताब्दी में सब कुछ बदल गया। मतलब फ्लोरेंस बिल्कुल बदल गया। किसी भी नगर की पहचान कैसे होती है? वहाँ के महान नागरिकों के द्वारा या वहाँ की संपन्नता से। तो दो व्यक्ति हैं फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में, इन दो लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान था। एक थे दाते अल गहरी, जो किसी धार्मिक संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, लेकिन उन्होंने धर्म पर खूब लिखा, खूब कलम चलाई अपनी। और दूसरे व्यक्ति थे कलाकार जोटो, जिन्होंने जीते जागते रूप चित्रों बनाए। उनके पहले के रूप चित्र जो पहले के कलाकारों ने बनाए थे वो बिल्कुल बेजान थे, उनमें जान नहीं थी, लेकिन उन्होंने जोटो ने जो चित्र बनाए वो बिल्कुल सजीव थे। तो जोटो को सजीव चित्रों के लिए जाना जाता है। धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के बौद्धिक नगर के रूप में जाने लगा और कलात्मक कृतियों का केंद्र भी बन गया। अब आता है एक रेनेसां व्यक्ति कि रेनेसां व्यक्ति किसको कहते हैं? तो जिसकी रुचियां अनेक हो, अनेक हुनर वो जानता हो, ऐसे मनुष्य को हम रेनेसां व्यक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति जो विद्वान भी हो, कूटनीतिज्ञ भी हो, धर्मशास्त्रज्ञ भी हो, कलाकार भी हो, ऐसे व्यक्ति को हम रेनेसां कहेंगे। यहाँ चूंकि हम फ्लोरेंस का जिक्र जब कर रहे हैं तो हम एक प्लेटो और अरस्तु की किताब का जिक्र करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। प्लेटो और अरस्तु के अनुसार सत्य की खोज करने और उसे प्राप्त करने के लिए वे हमेशा जुटे रहते थे। उनका कहना था कि जहाँ तक हो सके विचार गोष्ठियों में जाना चाहिए। मतलब जहाँ भी वाद विवाद होता है, विचार गोष्ठियाँ होती हैं, वहाँ जाना चाहिए। यह उसी तरह है जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए कसरत जरूरी है, उसी तरह दिमागी ताकत को बढ़ाने के लिए शब्दों के दंगल में उतरना जरूरी है। इससे दिमागी ताकत बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति ओजस्वी भी होता है। ये देखिए जोटो का एक चित्र है, असीसी करके। दूसरा चित्र ये देख रहे हैं आप, वेनिस शहर का एक चित्र है। वेनिस में एक कॉमनवेल्थ थी जो पूरी शहर की देखभाल करती थी और उसका चुनाव वहाँ की जनता खुद करती थी। कॉमनवेल्थ में उन्हीं लोगों को चुना जाता था जो अभिजात वंशीय हो या फिर जो विशिष्ट गुणों के कारण उदात्त हो। सिर्फ गरीबों को छोड़ के कोई भी 25 साल से ऊपर का व्यक्ति कॉमनवेल्थ का सदस्य बन सकता था। तो ये दूसरा जो चित्र देख रहे हैं आप, ये वेनिस का चित्र है, वेनिस शहर का चित्र है। अब अगला पैराग्राफ है अपना इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। तो मानवतावादी मानते थे कि वे अंधकार की कई शताब्दियों बाद सभ्यता को सही रूप में पुनः स्थापित कर रहे हैं। इसके पीछे मान्यता ये थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्ष की समय अवधि के लिए मध्यकाल जैसी संख्या का प्रयोग हुआ। मतलब जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो 1000 साल जो उसके बाद के हैं उस काल को मध्यकाल की संख्या दी गई है। अब यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि उनके यहाँ मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को जकड़ लिया था। मतलब चर्च जैसा कहती थी लोग वैसा ही सोच को जकड़ लिया था। मतलब चर्च
का कहना मानते थे। मध्यकाल के लोग चर्च के बिना कोई कदम नहीं उठाते थे और यूनान और रोम वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। मतलब वो अपने आप कोई निर्णय नहीं लेते थे, चर्च जैसा कहता था वैसा उन्हें मानना पड़ता था। मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाले काल के लिए किया है। यहाँ हम मानवतावादियों और बाद के विद्वानों द्वारा प्रयुक्त कालक्रम आपको दिखा रहे हैं कि 5 से लेकर 14 शताब्दी मध्य युग, 9 से लेकर 5 से लेकर 9 शताब्दी ये अंधकार युग, और 9 से 11 शताब्दी ये आरंभिक मध्य युग, और 11 से लेकर 14 शताब्दी उत्तर मध्य युग, और 15वीं शताब्दी से आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन अनेक इतिहासकारों ने इस काल विभाजन पर सवाल भी उठाए हैं। उनका ये कहना है कि किसी भी काल को अंधकार युग की संख्या देना अनुचित है। अगला अपना पैराग्राफ है, अपना विज्ञान और दर्शन में अरबियों का क्या योगदान था। तो पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे। मतलब गिरजाघरों और मठों ने रोमन कृतियों को पढ़ा था, पर इन लोगों ने उसके प्रसार के लिए कुछ नहीं किया, उसका प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं किया। मतलब जो भी यूनान में लिखा गया, जो भी रचनाएं हुई, उन कृतियों का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वान, जिनमें कि प्लेटो और अरस्तु भी आते हैं, इनके ग्रंथों का अरबी अनुवाद पढ़ा जाने लगा। अब आप ये देखिए कि यूनानी भाषा में लिखी गई प्लेटो और अरस्तु की कृतियों का अरबी अनुवाद पढ़ा जाने लगा। इसके लिए भी अरब के अनुवादकों की ऋणी थी। मतलब अरब के लोगों ने जब इनकी ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया, तब लोगों ने उनको पढ़ा। इसलिए वो अरब के अनुवादकों के ऋणी हैं, जिन्होंने इनकी अतीत की पांडुलिपियों को संरक्षण किया और अनुवाद भी किया। अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून और एरिस्टोटल को अरस्तु नाम से जाना जाता है। अब यूरोपीय लोगों के लिए जिन ग्रंथों का अनुवाद हो रहा था, वो ग्रंथ थे प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान। इन ग्रंथों का अनुवाद हो रहा था। टालमी का एक ग्रंथ है अल्मजेस्ट। ये खगोल शास्त्र पर रचित 140 ईस्वी के पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया ग्रंथ था। बाद में इसका अरबी भाषा में अनुवाद हुआ है। अरबी भाषा की जो पद जो अल का उल्लेख है, इससे यूनानी और अरबी भाषा के बीच संबंधों को ये दर्शाता है। अल शब्द जो लगा हुआ है, और ये टॉलमी का अल्मजेस्ट जो ग्रंथ है, ये बहुत ही बढ़िया ग्रंथ था। इससे उस समय भौगोलिक खोजों को बहुत मदद मिली, क्योंकि ये पूरा खगोल शास्त्र पर आधारित ग्रंथ था। अब आगे मुसलमान लेखकों, जिन्हें इतालवी दुनिया में ज्ञानी माना जाता था, एक थे अरबी के हकीम और मध्य एशिया बुखारा के दार्शनिक इब्न सिना। थोड़े से नाम कठिन है, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगी और लिख के देखना तो तुम लोगों को याद रहेंगे बेटा। और दूसरे थे आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी, जिनको रेजिस भी उनकी उपाधि थी। स्पेन की अरबी दार्शनिक, एक और दार्शनिक का आया है, स्पेन के दार्शनिक थे ये अरबी दार्शनिक इब्न रुश्द। इब्न रुश्द ने धार्मिक दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच हो रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की, और आगे चलकर ईसाई चिंतकों द्वारा इसको अपनाया गया। मानवतावादी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने लगे। विश्वविद्यालयों में सिलेबस में कानून, आयुर्विज्ञान और धर्मशास्त्र का अभी भी दबदबा था।
लेकिन मानवतावादी धीरे धीरे स्कूलों में मानवतावादी विषय धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाए जाने लगे, और ये केवल इटली में नहीं हो रहा था, यूरोप के दूसरे देशों में भी ऐसा हो रहा था। अब अगला है अपना पैराग्राफ, कलाकार और यथार्थवाद। तो इसको जरा समझना, यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, और कलाकार तो आप जानते ही हो। तो अब ये कला के वास्तविक रूप को कलाकारों ने कैसे दिखाया है, इसमें हम आपको ये समझाने जा रहे हैं। उस काल के लोगों के विचारों को आकार देने का साधन मानवतावादियों की औपचारिक शिक्षा नहीं थी। मतलब केवल औपचारिक शिक्षा के द्वारा ही कलाकारों को मदद नहीं मिल रही थी। कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने भी मानवतावादी विचारों को फैलाने में प्रभावी भूमिका निभाई। मतलब कला के माध्यम से, वास्तुकला के माध्यम से और ग्रंथों के माध्यम से भी मानवतावाद का प्रचार और प्रसार हुआ। रोमन संस्कृति के भौतिक अवशेषों की खोज की जाने लगी। अब एक चीज और, पहले के कलाकारों द्वारा जो चित्र बनाए जाते थे उनसे नए कलाकारों ने प्रेरणा ली है। रोमन संस्कृति के नए अवशेषों की निरंतर खोज हो रही थी। प्राचीन रोम और उसके उजाड़ नगरों के खंडों में कई कलात्मक वस्तुएं मिली। अनेक शताब्दियों पहले बनी आदमी और औरतों की संतुलित मूर्तियों के प्रति आदर ने इस परंपरा को कायम रखने के लिए इतालवी वास्तुविदों को प्रोत्साहित किया। 1416 में डोनाटेल्लो इनने सजीव मूर्तियां बनाकर एक नई परंपरा कायम की। अब कलाकार क्या कर रहे थे, हूबहू मूल आकृति जैसी मूर्तियां बनाने पर जोर दे रहे थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, नरकंकालों का अध्ययन किया। आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशालाओं में जा जाकर उन्होंने चीर फाड़ की। एक नाम आता है, देखिए, आंड्रियस वेसेलियस, ये पादुआ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशाला में गए और मनुष्य के शरीरों को सूक्ष्म परीक्षण किया। यहीं से शरीर क्रिया विज्ञान का प्रारंभ हुआ। मतलब वो मनुष्य के शरीर को अच्छे से एक एक चीज को समझना चाहते थे ताकि उनकी मूर्तियों में उतनी सजीवता आ सके। यहाँ एक और आपको मैं चित्र दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। चित्रकारों के पास, देखिए, ये तो हो गई मूर्तियों की बात। अब हम जरा चित्रों की बात करें तो चित्रकारों के पास प्राचीन कृतियां नहीं थी, लेकिन मूर्तिकारों की तरह रेखा चित्र बनाने की कोशिश उन्होंने की। मूर्तिकारों की तरह रेखा चित्र वो बना रहे थे। उन्हें अब ये मालूम हो गया था कि रेखा गणित के ज्ञान से चित्रकार अपने परिदृश्य को ठीक से समझ पा रहे थे। मतलब रेखा गणित आने के कारण वो पूरे दृश्य को अच्छे से समझ जाते थे। और प्रकाश की बदलते गुणों का अध्ययन करने से वे त्रिआयामी, या जिसको हम 3D बोलते हैं, ऐसी आकृतियां बनाना भी सीखे। 3D समझते हो ना बच्चा? फिर 3D में जो फिल्में रहती हैं, या तुमने कोई पुस्तक अगर 3D पढ़ी हो, हम लोगों ने बचपन में पढ़ी है 3D पुस्तकें, वो ऐसी होती है कि उसमें कोई भी चीज़ बिल्कुल नेचुरल दिखती है। कि अगर टीवी में शेर दिखाई दे रहा है तो शेर ऐसा लगेगा टीवी से बिल्कुल बाहर आने वाला है, बिल्कुल नेचुरल चीज़ दिखती है 3D में। तो 3D चित्र बनाना उन्होंने सीखा। अब एक चीज़ और चित्रकारों की जो महत्वपूर्ण है कि लेप चित्र पूर्व की तुलना में अधिक रंगीन और चटक बनाए जाने लगे, क्योंकि अब चित्र बनाने के पहले जो वो पेंट करते थे, तेल का प्रयोग करते थे, उसके कारण चित्र और ज्यादा रंगीन और चटक बनने लगे। तो यथार्थवाद का अर्थ क्या है, कोई भी चीज ऐसी बनाना जो बिल्कुल सजीव लगे, इसको यथार्थवाद कहते हैं। यहाँ मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ। ये ड्यूरर का चित्र है, हस्त प्रार्थनारत हस्त, मतलब प्रार्थना करते हुए हाथ। तो ये देखिए क्या दिखाया है, ड्यूरर द्वारा बनाया ये रेखा चित्र है 16वीं शताब्दी का। इतालवी संस्कृति का ये आभास कराता है, जब यहाँ के लोग गहन रूप से धार्मिक थे, परंतु उन्हें मनुष्य की योग्यता पर भरोसा था, वह निकट पूर्णता को प्राप्त कर सकता है और दुनिया और ब्रह्मांड की रहस्य को सुलझा सकता है। तो यथार्थवादी चित्रकार क्या कहते थे कि कला प्रकृति में रची बसी होती है, जो उसके सार को पकड़ सकता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपनी कला को गणित द्वारा दिखा सकते हैं,
जिंदगी की अपनी आकृति से आपकी कृति कितनी जुड़ी होगी, उतना ही सुंदर आपका चित्र होगा। कोई भी आदमी केवल अपनी कल्पना मात्र से एक सुंदर आकृति नहीं बना सकता, जब तक उसके अपने मन में जीवन की प्रतिछवि से भर ना लिया हो। मतलब यथार्थ चित्र बनाना सबके बस का नहीं है, वही बना सकता है जिसके मन में प्रकृति रची बसी हो। अब एक और चित्रकार का मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये लियोनार्दो दा विंची, जो कि बहुत प्रसिद्ध चित्रकार, वनस्पति विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान, गणित और कला के जानकार थे। इनकी दो कृतियां हैं, मोनालिसा और द लास्ट सफर। मोनालिसा शायद आपने देखा हो, एक किसान लेडी का चित्र है जो अपनी रहस्यमयी मुस्कान के लिए प्रसिद्ध है। और द लास्ट सफर ईसा मसीह का अंतिम चित्र है। ये दो चित्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और लियोनार्दो दा विंची ने ये स्वयं अपना रूप चित्र बनाया है। लियोनार्दो दा विंची का एक स्वप्न था कि वे आकाश में उड़ सके। वे वर्षों तक आकाश में पक्षियों के उड़ने का परीक्षण करते रहे। उन्होंने एक उड़न मशीन का प्रतिरूप बनाया। उन्होंने अपना नाम लियोनार्दो दा विंची परीक्षण का अनुयायी रखा। तो ये हमने बेटा आपको थोड़ा सा चित्रकारी के बारे में बताया कि उस समय की जो वस्त्रों के डिजाइन, रंग संयोजन में चीनी और फारसी चित्रकला का प्रभाव हमें दिखाई देता है। हाँ, और ये चित्रकला उन्होंने मंगोलों से सीखी थी। शरीर विज्ञान, रेखागणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को एक नया रूप दिया, जिसे हम यथार्थवाद कहते हैं। अब बेटा हम आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं कि इटली के नगरों में गणराज्य कौन से नगर थे। दूसरा प्रश्न है हमारा, इटली की 2 विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। तीसरा है, मानवतावाद के जनक कौन थे। चौथा प्रश्न है हमारा, रेनेसा व्यक्ति शब्द का क्या तात्पर्य है। और पांचवा है हमारा, फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन 2 लोगों का योगदान था।